हेलो बच्चों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत का क्लास नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण और एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किए गए कार्य के लिए व्यंजक निगमित किया था। आज हम लोग अगला टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निगमित करेंगे। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हेडिंग है। इसके लिए हम एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। हमें पता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या ले लेते हैं, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं। अब मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव जो है उसके दो बिंदु हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए पर प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश। अब जब हम लोग विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो रखने में जो भी हम कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? जब भी हम किसी संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो किया गया कार्य निकाय के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बेटा अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर कोई वस्तु जो है उसको हम लोग जमीन से ऊपर उठा रहे हैं यूँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लोग कार्य करते हैं वस्तु के अंदर क्या आती जाती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे ये वस्तु अगर यहाँ से ऊपर गया और ऊपर गया, पहले स्थिति ए में था, बी में आया, अब सी में आया, तो सी में रखने पर उसके अंदर क्या आ गई है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम लोग किसी वस्तु को पानी के अंदर डुबोते हैं, सपोज कि ये पानी है, पानी के अंदर हम लोग कोई वस्तु ले लें और उस वस्तु को अगर हम लोग पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करें तो जब हम वस्तु को पानी के अंदर डुबोएंगे, पहले वस्तु ए पर था, बी पर है, तब उस पर ऊपर की ओर क्या लगेगा, उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल के विरुद्ध पानी के अंदर लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा और उसके कारण बॉल के अंदर क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। बट अगर हम एक असंरक्षी बल का उदाहरण लें, जैसे कि घर्षण। अब अगर किसी पृष्ठ में, सोचो कि एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हम लोग एक वस्तु ले लिए और इस वस्तु को अगर हम लोग इस तरह ढकेलते हैं इधर से, घर्षण बल क्या लगेगा, इसके विरुद्ध लगेगा इस तरफ। अगर हम लोग इसको ढकेल के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो क्या हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। पर क्या वस्तु के अंदर ऊर्जा संचित होगी? अगर वस्तु को यूं खिसकाते हैं तो वापस लौट कर नहीं आएगा। जैसे कि किसी वस्तु को पृथ्वी में नीचे से ऊपर लेके गए थे तो वो वापस नीचे गिर जाता है, या पानी के अंदर डुबोने पर वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि उनके पास स्थितिज ऊर्जा आती है। पर अगर किसी वस्तु को हम अगर किसी पृष्ठ पर रखकर खिसकाएंगे तो उसके अंदर किसी तरह की कोई ऊर्जा नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर हम इसी तरह देखें तो सोचो कि अगर मैं एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह लेकर के आए, मान लेते हैं कि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो इस तरह आ रहा है, यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में कुछ इस तरह लेकर के आ रहे हैं। अब अगर हम लोग इस तरह लेकर के आएंगे तो क्या होगा, इस पर बल किधर लगेगा, ए बिंदु पर बल लगेगा इस तरफ और बी बिंदु पर बल लगेगा इस तरफ। अच्छा, हम लोग लेकर कैसे आए हैं उसको, हम लेकर आए हैं ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस केस में क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, वर्क W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। जानते होगे तुम, थीटा जो है वो एफ और एस के बीच का एंगल है। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दें, यहाँ जैसे कि देख रहे हैं जो बल है वो इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, इसके लंबवत हो रहा है, तो बीच का एंगल कितना डिग्री का है,
90 डिग्री रख दें तो W का वैल्यू क्या होगा, F इंटू एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो इसका मतलब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग विद्युत द्विध्रुव को इस तरह लेकर के आए, 90 डिग्री पर लेकर के आए, तो क्या हमें कोई काम करना पड़ेगा? तो एग्जैक्टली कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो जब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या कोई स्थितिज ऊर्जा होगी? तो क्वेश्चन का आंसर है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी। कुछ समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री पर जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ रखेंगे तो उस स्थिति में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। अब अगर हम लोग जैसे कि अभी समझे कि अगर हम 90 डिग्री पर विद्युत द्विध्रुव को रखेंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखेंगे तो उसके लिए तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अनंत से विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर अभिलंबवत लेके आते हैं, जैसा कि अभी अभी एक्सप्लेन की। बट अगर हम लोग यहाँ पर इसे घुमाते हैं तो क्या उस केस में भी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा? याद रखें कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके दोनों ध्रुवों पर बल लग रहा है। इसके बीच की एक अभिलंबवत दूरी है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर टॉर्क तो लग रहा है। टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं है। अगर टॉर्क का वैल्यू 0 नहीं है तो उस टॉर्क के अगेंस्ट जब हम लोग उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा। तो उस कार्य से क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा। तो जब भी हम लोग बलयुग्म आघूर्ण के विरुद्ध, है ना, घुमाते हैं तो उस किए गए कार्य से क्या आती है, स्थितिज ऊर्जा। पर 90 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा 0 है तो हम लोग 90 डिग्री से जो घुमाना है वो प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम ये बोल सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा आ रही है घुमाने के कारण, तो ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा। मेरे ख्याल से तुम ये समझ पाए कि 90 डिग्री से ही क्यों कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास ही पढ़ा था कि dw बराबर क्या होता है, टाउ इंटू डी थीटा। अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया अल्प कार्य dw बराबर टाउ इंटू डी थीटा होता है। तो चूंकि ऐसा होता है हम लोग यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा ये हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था टाउ का वैल्यू क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसके बलयुग्म आघूर्ण का मान Pe साइन थीटा के इक्वल होता है। P द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा P और E के बीच का कोण है। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा Pe साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। देन U, P और E कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम देखेंगे कि Pe बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा डिग्री साइन थीटा डी थीटा हो गया। Pe बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, वैल्यू रखना है 90 डिग्री टू थीटा। अब माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, हो जाएगा माइनस Pe, अंदर होगा कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। अब ये माइनस Pe पहले यहाँ रख देते हैं कॉस थीटा की जगह अपर लिमिट थीटा, फिर कॉस थीटा की जगह लोअर लिमिट 90 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस Pe कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, 0। तो U का वैल्यू आ जाएगा माइनस Pe कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस Pe कॉस थीटा। अब अगर थीटा के डिफरेंट वैल्यूज़ हम लोग रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। जैसे कि अगर हम रखते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, U का वैल्यू क्या आएगा, माइनस Pe कॉस 0 डिग्री
कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा माइनस, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो u का वैल्यू आ जाएगा -p, नेगेटिव ऑफ p। अच्छा, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो u का वैल्यू आ जाएगा -pe कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो u का वैल्यू हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग थीटा का वैल्यू रख देते हैं 180 डिग्री, तो u होगा -pe कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री में अगर वैल्यू रख रहे हैं वो होता है -1, तो u इज इक्वस टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बेटा अगर हम लोग u के वैल्यूज़ को थोड़ा कैलकुलेट करें, उसके बारे में थोड़ा समझें तो देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने u के वैल्यूज़ निकाले। u इज इक्वस टू -pe फॉर थीटा इज इक्वस टू 0 डिग्री, u इज इक्वस टू 0 फॉर थीटा इज इक्वस टू 90 डिग्री, और u इज इक्वस टू प्लस pe फॉर थीटा इज इक्वस टू 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब अगर पहले वाले केस को देखें तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, और अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह रखें, बिंदु A और बिंदु B यहाँ है, A पर +q आवेश है, B पर -q आवेश है। इसके लिए डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, तो P इस तरफ होगा, तो E और P के बीच का एंगल यहाँ पर क्या है 0 डिग्री है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी -pe है और वो अपने मिनिमम वैल्यू पर है। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी देती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी देगी, ठीक है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी का है इसीलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी देगा, ठीक। इसे स्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन की अवस्था, मतलब यहाँ पर संतुलन में है, स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं? एक और अगर इसको एग्जाम्पल से समझो तो अगर एक कटोरी ले लें हम इस तरह का, और इस कटोरी में हम लोग एक कंचा ले लें, कंचा मतलब बाटी, बेटा बाटी, कंचा गोल कोई भी, और अगर हम लोग इसको इस जगह से थोड़ा सा खिसकाएं, तो खिसकाएंगे तो क्या ये वापस लौटेगा? हाँ, ऐसे खिसकाएंगे तो यूं 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 करके फिर से वहीं रुक जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन की अवस्था वह अवस्था है जिसमें अगर हम लोग कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो वापस उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिस अवस्था में वो पहले था। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्थायी संतुलन की अवस्था। अभी अगर सोचो कि मैं विद्युत द्विध्रुव को अपनी जगह से थोड़ा यूं घुमा देता हूं, यहाँ पर a' ले आए, यहाँ पर b' ले आए, यहाँ पर +q आ गया, यहाँ पर -q आ गया, और एक समान विद्युत क्षेत्र है तो बहुत सारी बल रेखाएं होंगी कुछ इस तरह से, और भी होंगी कुछ ऐसे। तो तुम देखोगे कि जो ये बिंदु A है इस पर बल इस तरफ लगेगा, और बिंदु B है उस पर बल इस तरफ लगेगा। एक पर इधर बल लग रहा है, दूसरे पर इधर बल लग रहा है, तो ये बल जो है इसे वापस अपनी पूर्वावस्था में ले आएंगे। तो ठीक जैसा कि स्थायी संतुलन की अवस्था में होता है वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो स्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है? अगर हम लोग उस अवस्था से परिवर्तित करते हैं तो वो वापस उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मिनिमम एनर्जी की स्थिति स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। तो इस तरह तुम इसको ध्यान रख सकते हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। याद रखना कि स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम लोग ये 180 डिग्री का कंडीशन को डिस्कस करें, अब समझो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरफ है। अगर हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को कुछ इस तरह लें कि यहाँ पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट B, इस पर +q आवेश है, इस पर -q आवेश है। हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव जो है उसका डायरेक्शन, द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। यहाँ देखेंगे P और E के बीच का एंगल जो है वो बहुत कितना है? 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री पे अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो होता है कितना? +PE, जो कि अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत कम। अभी सोचो कि मान लेते हैं तुम
उपवास पे चला जाओ, नवरात्रि करवा देते हैं तुमको, 9 दिन तक खाने पीने को नहीं दिए, वो वाला उपवास नहीं जो घर में ज़्यादातर लोग करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि उपवास लोग इसलिए करते हैं ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिले, बढ़िया फ्रूट्स और नई मस्त मिठाइयाँ वो खा लेते हैं ना। तो वैसा वाला उपवास नहीं, मतलब तुमको अगर रियल वाला उपवास करवा दें, मतलब 9 दिन खाने पीने को ना दें, और 9वें दिन मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, बोलो चलो यार क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या तुम उठ के जाओगे? चलो घूमने चलते हैं पार्क, तो क्या तुम उठ के जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की एनर्जी बहुत कम होगी, इसलिए तुम स्टेबल हो गए हो, कहीं पड़े रहोगे अजगर टाइप का किसी भी खटिया पे, है ना, वहाँ से उठ के नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी बहुत कम हो गई है, इसीलिए स्थायित्व तो क्या हो गया, बढ़ गया। वहीं अगर बढ़िया बढ़िया चीज़ खिला दें एक आध दिन, उसके बाद तुम चंगा हो जाओ और तुमको बोले चले भाई मेला देख के आते हैं, कोई बढ़िया वाला मूवी आ गया, मूवी देख के आते हैं ना, मान लो बाहुबली 3 आ गया, तुमको बाहुबली 3 देखने जाना है ना, और मैं तुमको बोलूँ तो तुम ऑफर एकदम ले लोगे, तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एनर्जी बढ़ी हुई है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही कम स्थायित्व होगा, और जितना कम एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एनर्जी है, इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ स्थायित्व की बात करेंगे तो वो होगा मिनिमम स्टेबिलिटी होगा, ठीक। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अस्थायी संतुलन की अवस्था, अस्थायी संतुलन की अवस्था। अब अगर अस्थायी संतुलन को समझना हो तो ठीक इसका उल्टा, जो अभी पहले समझे थे कि हमने कटोरी तो लिया पर उसको पलट कर रख दिया, और अगर हम लोग उसके ऊपर एक कंचा रख दें और इस कंचे को अगर हम पुश करें तो क्या ये वापस अपनी जगह लौटेगा? एकदम नहीं, जैसे छुएंगे वो भाग जाएगा और वहाँ वापस कभी नहीं आएगा। जिसको हम लोग बोलते क्या है, अस्थायी संतुलन। अगर सोच के देखो, हम लोग विद्युत द्विध्रुव को इस कंडीशन में ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश। अब अगर देखें यहाँ पर बल किधर लग रहा है, तो बिंदु ए पर बल जो है वो इस तरफ लग रहा है, और बिंदु बी पर बल जो है वो इस तरफ लग रहा है। ये बल जो हैं वो उसे उल्टी दिशा में घुमा देंगे और उसके पहली वाली स्थिति पे लौट आएंगे नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, अस्थायी संतुलन। तो जब भी यहाँ आंकिक प्रश्न पूछता है, शब्दों में लिख देता है स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन, तो याद रखना स्थायी संतुलन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और अस्थायी संतुलन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जिसको ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बच्चे केयर नहीं करते हैं और न्यूमेरिकल में वो एंगल नहीं दिया रहता है, तो उस केस में तुमको स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन जैसे कीवर्ड से याद करना पड़ता है। एक बार फिर से रिपीट करो, स्थायी संतुलन मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, अस्थायी संतुलन मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। बेटा अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? अगर हम परिभाषा देखें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो डेफिनेशन को अगर हम लोग किसी तरह से अलाइव करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। चलो ये विद्युत क्षेत्र हुआ। अब इसमें हम लोगों ने कोई पृष्ठ ले लिया, कोई भी ऐसा सरफेस जिसकी भी लंबाई और चौड़ाई हो, चलो वो पृष्ठ हो गया। अब इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक को डिस्कस करते हैं बेटा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग ये सोचें कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, तो हम बोलते हैं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र। अच्छा, मतलब ये काल्पनिक चीज़ है। काल्पनिक चीज़ है तो फिर संख्या कैसे गिने? अब ये बड़ा ही डाउटफुल चीज़ हो गया। अब समझने के लिए चलो कल्पना करो कि तुमने समोसे खाए। अभी कल्पना करो कि तुमने क्या किए, समोसे खाए। कल्पना कर ली, बताओ कितने खाए? पेट भरा होगा ना, बता सकते हो कितने खाए? कल्पना में तो तुम 2 समोसे भी खा सकते हो और 2000 भी। चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं एग्जाम्पल को। जैसे कि भूत की बात करें। हाँ, भूत ही बोला, भूत। अब भूत क्या होते हैं? होते तो काल्पनिक हैं। किसी के लिए अगर रियल हो तो कमेंट करें।
है ना। वीडियो में कमेंट करें, हम जवाब देंगे रियल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर भूत की बात करें तो होते तो वो काल्पनिक हैं। बताओ जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें कितने भूत हैं, मतलब काउंट कर लो, 2 4 5 10। काल्पनिक चीज़ है, कैसे काउंट करें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही सोचो कि अगर विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हैं तो हम उसे काउंट कैसे कर सकते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं और उस संख्या को हम कभी गिन नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करता? क्या डेफिनेशन गलत है? नहीं नहीं, डेफिनेशन एकदम सही है। विद्युत बल रेखाएं जिन और चीज़ों को निर्धारित करती हैं उन पर फ्लक्स निर्भर करता है। मतलब फ्लक्स उन पर निर्भर करता है जो राशियां विद्युत बल रेखाओं पर निर्भर करती हैं। हाँ, अब अगर यहाँ पर डेफिनेशन को आगे समझें तो डेफिनेशन है विद्युत क्षेत्र में स्थित, चलो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, चलो पृष्ठ रख दिया, से अभिलंबवत, अभिलंबवत परपेंडिकुलर, अभिलंबवत गुजरने वाली। अब अभिलंबवत मतलब कोई भी पृष्ठ है उसके अभिलंब जैसा। अभी जैसे कि अगर मैं ये DC पांडे सर की बुक है मेरे पास, अगर इसको दिखाऊं तुमको, तो ये बुक है, बुक का अभिलंब क्या होगा? अगर मैं बुक पर ये पेन रख दूं तो तुम्हें दिख रहा होगा कि पेन अभिलंब है। तो अभिलंबवत मतलब इस तरफ से गुजरने वाली, पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो अगर हम पृष्ठ का अभिलंब खींच लें तो इस तरफ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब बेटा अगर हम लोग इसे और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि किन किन राशियों को विद्युत बल रेखाएं निर्धारित करती हैं, तो फ्लक्स उन पर किस तरह निर्भर करता है। अब इसको समझने के लिए अगर हम लोग 2 अलग अलग विद्युत क्षेत्र ले लें, एक विद्युत क्षेत्र मैंने लिया ये, अगर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ E1 से, और दूसरा विद्युत क्षेत्र मैं इस तरह ले रहा हूँ, इसको मेंशन कर देते हैं E2 से। अब बताओ तुम E1 बड़ा या E2 बड़ा? ये तो हम पढ़ चुके हैं। जहाँ बल रेखाएं सघन होती हैं वह विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ बल रेखाएं विरल होती हैं वह विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ E1 जो है वो E2 से क्या है? बड़ा है। तो बल रेखाएं तब अधिक होती हैं जब विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। इसका मतलब हम लोग पहला चीज ऑब्जर्व की कि फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो बल रेखाएं अधिक होंगी तो अधिक गुजरेंगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्लक्स जो है जिस पहली राशि पर निर्भर करेगा वो होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फाई जो है वो E के प्रोपोर्शनल होगा। अब अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र है कुछ इस तरह का, और यहाँ हम लोग 2 अलग अलग पृष्ठ ले लेते हैं। एक पृष्ठ जो है अल्प पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल DS1 है, और दूसरा अल्प पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल DS2 है। तुम्हें दिख रहा होगा कि DS2 DS1 से बड़ा है। अगर हम लोग बड़ा पृष्ठ लेंगे तो किससे ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी? बड़े पृष्ठ से या छोटे पृष्ठ से? देखने से क्लियर दिख रहा है। अगर काउंट करो तो यहाँ ये 1 ये 2, इससे बल रेखाएं कितनी गुजरी हैं? 2, और इससे कितनी गुजरी हैं? 1 2 3 4 5, तो इससे कितनी गुजरी हैं? 5। तो इसका मतलब जिसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हैं, बल रेखाओं की संख्या अधिक है, उससे फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो इसी से फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो इससे क्लियरली दिख रहा है कि जो फ्लक्स है वो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है तो गुजरने वाला फ्लक्स अधिक होगा, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल कम है तो गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख पाएंगे कि फ्लक्स दूसरी राशि पर निर्भर करा, वो क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, बल रेखाएं समांतर हैं, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बेटा, बट समांतर है, बोल रहा हूँ समांतर मान लो।
अब यहाँ पर अगर मैं पृष्ठ ले रहा हूँ, पृष्ठ को तुम एकदम अभिलंबवत देख रहे हो, तो पृष्ठ जो है वो है तो पृष्ठ, मतलब ये है इस तरह का पृष्ठ है, बट तुम उसको साइड से देख रहे हो इस तरफ से, तो तुम्हें जो पृष्ठ है वो ऐसे खड़ा दिखाई दे रहा है ना। जैसे मेरा हैंड है, ऐसे में तुमको पूरा हाथ दिखाई दे रहा, पर अगर ऐसे कर देंगे तो बस एक ही फिंगर दिखाई दे रहा ना, तो इस तरह है, समझो। अब अगर पृष्ठ पहले वाले कंडीशन में तुम देख रहे हो कि इस तरह रखा गया है, अब अगर हम लोग पृष्ठ को ऐसे रख दें टेढ़ा, वही पृष्ठ है, कंडीशन नंबर 2 पे हम लोगों ने उसको टेढ़ा रख दिया है, और पृष्ठ नंबर 3 में हम लोग कंडीशन नंबर 3 में उसको हम लोग पृष्ठ को इस तरह रख देते हैं। ये हम लोगों का कंडीशन नंबर 3 है, ठीक बेटा। जैसे कि ये मेरा हाथ है, एक पृष्ठ है, अगर इसका अभिलंब ले तो मैंने ये पेंसिल को होल्ड किया तो ये इसका अभिलंब हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर अभिलंब देखें तो पहले वाले कंडीशन में अभिलंब ये होगा, दूसरे वाले कंडीशन में अभिलंब ऐसा होगा, और तीसरे वाले कंडीशन में अभिलंब यहाँ होगा। अगर हम देखें तो पहले वाले कंडीशन में अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने डिग्री का कोण बना रही, थीटा इज इक्वल टू 0, सेम तो है, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही अभिलंब है। अच्छा, अगले कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ बीच का है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, पर कंडीशन 3 में देखेंगे तो अभिलंब जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब अगर हम देखें कि कहाँ फ्लक्स अधिकतम होगा, तो कंडीशन नंबर 1 में अगर हम देखेंगे φ1, तो इससे गुजरने वाली बल रेखाएं काफ़ी हैं। अगर काउंट करें तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, लगभग 3 बल रेखा गुजर रही है। पर कंडीशन नंबर 3 से तो कोई बल रेखा गुजर ही नहीं रही है, वो तो ऐसा है, और बल रेखाएं ऊपर और नीचे से गुजर रही हैं। तो कंडीशन नंबर 1 में φ1 ले लें, और कंडीशन नंबर 3 को अगर हम लोग φ3 ले लें, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि φ1 का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और φ3 का वैल्यू जो है वो मिनिमम है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम और थीटा इज इक्वल टू 90 पर मिनिमम क्या होता है? ये होता है बेटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, जो कि उसका क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0, जो कि उसका क्या है? मिनिमम वैल्यू है। मतलब जो फ्लक्स है वो कुछ कॉस थीटा के साथ रिलेटेड दिख रहा है, तो फाई इज प्रोपोर्शनल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। अब अगर इन प्रॉपर्टीज़ को मिला लें तो हमने पहले पढ़ा कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, फिर पढ़ा कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू डी एस, फिर पढ़ा कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। क्योंकि हम लोगों ने किसी छोटे से पृष्ठ की कल्पना की तो हम लोग इसको डी फाई भी ऐसे ले सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में इसको डी फाई से एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि हम लोग छोटे पृष्ठ, बहुत बड़ा पृष्ठ जो होता है वो कई छोटे छोटे पृष्ठों से मिल करके बना होता है, तो अल्प पृष्ठ के फ्लक्स को हम लोग डी फाई लिख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग डी फाई को क्या लिख सकते हैं? इज प्रोपोर्शनल टू ई डी एस कॉस थीटा। तीनों चीज़ों को मिला दिया और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो डी फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं के इंटू ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ के एक ऐच्छिक नियतांक है, इसका मान 1 होता है। इसका मान कितना होता है? 1। तो इस तरह से हम लोग डी फाई को लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ ई आरोपित विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, डी एस उस अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा ई और डी एस, ई और पृष्ठ के बीच का कोण है। हमें पता होगा कि किसी भी पृष्ठ का जो कोण होता है वो पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। मुझसे एक बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ टेबल का डायरेक्शन किधर है? तो मैंने ऐसे हाथ लिया और टेबल पे रख दिया और बोला ये जो थंब है इसकी तरफ। याद रखना कि किसी भी पृष्ठ की दिशा उसके ठीक अभिलंबवत होती है ना। अभी तुम मोबाइल में मुझे देख रहे हो तो मोबाइल का अपना एक पृष्ठ है। अगर तुमको मोबाइल का डायरेक्शन पूछा जाए तो तुम मोबाइल लेना और उसके ऊपर अपना पेन को ऐसे रख देना और बोलना भैया कि ये जो अभिलंब बाहर निकल रहा है वही पृष्ठ की दिशा है। तो किसी भी पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के हमेशा क्या होती है? अभिलंबवत होती है। तो ये ई और डी एस के बीच का कोण है थीटा, डी फाई। अब अगर कोई बड़ा पृष्ठ हम लोगों को पूछा जाए तो हम लोग उस फ्लक्स को फाई लिखेंगे और उसका वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई कभी कभी लीनियर इंटीग्रेशन के टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है।
है ना, हम लोग उसको पृष्ठक क्षेत्रफल के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो उस केस में यहाँ पर फाई इज इक्वल टू ऐसा एक छोटा सा गोला लगा लेंगे और उसको डी फाई लिखेंगे। तो डी फाई का वैल्यू ईडीएस कॉस थीटा होता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे काम आएगी। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फ्लक्स को लगभग पढ़ लिया। एक बार वापस डेफिनेशन याद करें तो फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स फाई का वैल्यू या डी फाई का वैल्यू किसके इक्वल होता है? ईडीएस कॉस थीटा के। वो किसी अल्प पृष्ठ के लिए है। अगर हमें किसी बड़े पृष्ठ के लिए निकालना हो तो हम फ्लक्स को लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन या नॉर्मल इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ईडीएस कॉस थीटा। ठीक है। अब बेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉजिक डिस्कस करेंगे। लॉजिक का नाम है घन कोण। अब घन कोण से पहले ये समझते हैं कोण किसे कहते हैं। तो तुम बोलोगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब जनरली बच्चों को यही आता है कोण किसे कहते हैं, तो चाप बटे त्रिज्या, चाप और त्रिज्या के अनुपात को कोण कहते हैं बोल दोगे। बट अगर हम लोग कोण का एक और परिभाषा देखें तो अगर किसी रेखाखंड द्वारा किसी बिंदु पर प्रक्षेप डाला जाए, प्रक्षेप कैसे डालते हैं? बस यूँ मिला लेना है और इस तरह खींचना है। तो अगर रेखाखंड ले लें हम लोग, ये रेखाखंड जो वाइट वाला मैंने लिया, अगर इसको मैं नाम ए बी ले लूँ और रेड वाला जो पॉइंट है वो ओ ले लूँ, तो रेखाखंड द्वारा बिंदु पर डाला गया प्रक्षेप क्या कहलाता है? कोण। अगर रेखाखंड की जगह कोई पृष्ठ हो तो हमें पता है कि कोई भी पृष्ठ जो होता है वो कई बिंदुओं से मिलकर के बना होता है। तो वो जिन भी बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है उन बिंदुओं द्वारा अगर हम किसी बिंदु पर प्रक्षेप डालें कुछ इस तरह से, तो जो बनेगा उसे हम घनकोण कहेंगे और डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर डाला गया प्रक्षेप क्या कहलाता है? घनकोण। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर डाला गया प्रक्षेप क्या कहलाता है? घनकोण। द प्रोपगेशन फ्रॉम ए सरफेस टू ए पॉइंट इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल। वैसे बेटा घनकोण तुम पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। घनकोण का जो मात्रक होता है वो पूरक मात्रक है, तो घनकोण का क्या होता है? स्टे रेडियन होता है, कोण का रेडियन होता है, ये तुम्हें पता है। अच्छा, जो घनकोण होता है डी ओमेगा, इसका वैल्यू होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। घनकोण अधिक होगा अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो घनकोण अधिक होगा, अगर दूरी अधिक हो तो घनकोण कम होगा। और अगर आर और डी एस के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो घनकोण मैक्सिमम होगा, और आर और डी एस के बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो तो घनकोण मिनिमम होगा। इसको भी इसी तरह से डायग्रामेटिकली समझा जा सकता है जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले फ्लक्स को समझा। एक पृष्ठ ले लो और एक बिंदु ले लो, अगर तुम पृष्ठ को बड़ा कर दोगे तो जो वो कोण आरोपित करेगा वो भी बड़ा होगा। अगर पृष्ठ को दूर रख दोगे तो कोण छोटा हो जाएगा, करके देख लेना, है ना। और अगर पृष्ठ को तुम घुमाओगे तो जब वो 90 डिग्री पर होगा तो उस केस में उसका घनकोण जो होगा वो मिनिमम होगा और 0 डिग्री पर मैक्सिमम होगा। याद रखना कि पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंब की दिशा होती है। तो अभिलंब के साथ जब आर का कोण 0 डिग्री होगा तो सबसे बड़ा कोण बनेगा, और जब 90 डिग्री होगा तब सबसे छोटा कोण बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग घनकोण निकाल सकते हैं। घनकोण हमारे मेन कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसीलिए इसे और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो तो बेटा पूछना, मैं उसको और डिटेल से एक्सप्लेन करके तुमको बताऊँगा। बेटा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, घन कोण का संपूर्ण मान, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। जनरली इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का यूज़ तो सब करते हैं बट इसे समझाते कम लोग हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, मेन कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, पर बेटा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय, जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट वो गॉस का प्रमेय अगर किसी को समझना है तो उसको ये वाला टर्म जरूर समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ लेते हैं। अब एक पृष्ठ ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो बेटा, कैसा भी पृष्ठ, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा,
है ना, कोई पत्थर उठा लिया, कोई बॉल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। तो अब अगर ये पृष्ठ है, या अगर हम लोग रेगुलर पृष्ठ ले लें कोई, चलो रेगुलर पृष्ठ भी ले लेते हैं, है ना, एक स्फेयर है, एक गोला है ना, वो उस तरह के पृष्ठ में बन जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक छोटा सा गोला मैं ले लेता हूँ, है ना। ये गोला जो है इसका केंद्र है O, और इसकी त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं कितनी है, R। अब गोला इमेजिन करना, वृत्त नहीं, गोला, फुटबॉल। जब एक फुटबॉल देखो तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेक्सागोन होते हैं, एक षटकोण होते हैं छोटे छोटे, तो बहुत सारे छोटे छोटे षटकोणों को जोड़ दें, एक षटकोण, दूसरा षटकोण, तीसरा षटकोण, तो तुम्हारे सामने में एक क्या बन जाएगा, गोला। ठीक है, अगर बहुत सारे छोटे छोटे षटकोणों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक गोला, है ना। ठीक है, तो अगर मेरे को एक गोला बनाना है तो मैं उसके लिए कोई भी छोटा सा षटकोण ले सकता हूँ। तो इसी तरह समझो कि यहाँ पर एक छोटा सा षटकोण है, वो एक पृष्ठ का हिस्सा है, एक अल्प पृष्ठ है, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, ds। ये जो अल्प पृष्ठ है ये क्या कर रहा है, बिंदु O पर एक घनकोण बना रहा है, इस तरह से। इस घनकोण को हम क्या ले लेते हैं, d ओमेगा। अब अगर हम लोग इस d ओमेगा को इंटीग्रेट कर दें, है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा होगा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ds अल्प पृष्ठ है, अल्प पृष्ठ की दिशा पृष्ठ है, तो पृष्ठ की दिशा क्या होती है, उसके अभिलंब की तरफ होगी, तो अभिलंब की दिशा ये होगी। अच्छा, r की दिशा भी तो यही है, ग्रीन कलर में तुम r देख रहे होगे, r का डायरेक्शन भी यही है और e का डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 0 पुट कर दें तो ds cos 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। चलो r तो कांस्टेंट है, त्रिज्या है, बाहर निकल जाएगा, तो 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बच गया ds cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू ds आएगा। ds क्या, अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ का समाकलन, समाकलन मतलब एक तरह का योग, एक ऐसे अल्प पृष्ठ को फिर एक अल्प पृष्ठ से जोड़ दो, फिर एक अल्प पृष्ठ से जोड़ दो, फिर एक अल्प पृष्ठ से जोड़ दो, और इस तरह जोड़ने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा गोलीय पृष्ठ, गोली का संपूर्ण पृष्ठ। मेरे ख्याल से तुम लोगों को 10th का फॉर्मूला याद होगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है। अब अगर हम लोग ds का मान रख दें तो हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4π स्टे रेडियन। अब अगर हम लोग ये सोचने लगें कि क्या केवल गोले के लिए ही 4π स्टे रेडियन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, है ना। अगर तुम इसको इस तरह समझो कि अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ है, ऐसा कुछ भी पत्थर वत्थर जो तुम्हारा मन लगे जैसा भी बना लो, अगर ये पूरा पृष्ठ कहीं से भी खुला ना हो, मतलब बंद पृष्ठ, सभी तरफ से बंद हो, मतलब उसमें कोई होल ना हो, जैसे कि अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो तो कमरे में दरवाज़ा होगा, खिड़की होगा, कुछ रोशनदान होंगे, अगर तुम रोशनदान को बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, मतलब वो नीचे की जाली वाली, कहीं से भी कोई छोटा सा भी गैप नहीं बचना चाहिए, चूहा हुआ भी नहीं घुसना चाहिए, है ना। अगर सारा कुछ बंद कर दो तो तुम्हारा कमरा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद, और तब हम लोग उसको बोल सकते हैं बंद पृष्ठ। अब वो कमरा हो या एक पत्थर हो जिसमें कोई छेद ना हो, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा पृष्ठ जब यहाँ पर कोण अंतरित करेगा, इसके केंद्र में कोण अंतरित करेगा, तो उस कोण का मान उस गोले के मान के बराबर होगा जो केंद्र के चारों ओर उपस्थित है। इसका मतलब किसी भी विकृत आकृति को भी हम लोग किसी भी विकृत आकृति के अंदर भी हम लोग एक गोला इमेजिन कर सकते हैं। सोचो कि लकड़ी का एक टुकड़ा है जो बड़ा अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा है, अगर तुम किसी बढ़ाई को दे दो तो वो उसको छिल करके पूरा गोला बना सकता है। ठीक, अगर वो घनाकार लकड़ी है तो भी उसे वो गोला बना सकता है, अगर वो कुछ शंक्वाकार लकड़ी है तो भी उसे हम गोला बना सकते हैं, अगर किसी पत्थर को दे दो, किसी पत्थर के कारीगर को, मूर्तिकार को, तो भी वो उसे गोला बना सकता है। तो हर अजीब सी आकृति के अंदर हम एक छोटा सा गोला इमेजिन कर सकते हैं, और उस गोले द्वारा आरोपित कोण का मान कितना होगा,
4 पाई स्टे रेडियन। तो चाहे वो नियमित पृष्ठ हो या अनियमित पृष्ठ हो, हाँ उसे बंद होना जरूरी है। उसके लिए घन कोण का संपूर्ण मान इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का वैल्यू 4 पाई स्टे रेडियन के इक्वल होगा। इस तरह हम लोगों ने वो सारे टॉपिक पढ़ लिए जो गॉस के प्रमेय को बनाने के लिए जरूरी है। अगला क्लास हमारा इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि हम लोग उसमें गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे और उसके कुछ अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से जरूर आता है वो या तो गॉस का प्रमेय होगा या उसके कोई अनुप्रयोग। डेरिवेशन के फॉर्म में आता है, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का क्लास नहीं पढ़ने पर गॉस का प्रमेय बनेगा नहीं, और गॉस का प्रमेय नहीं पढ़ने पर ये चैप्टर बनेगा नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे बेटा। आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी तुमको डाउट क्रिएट हो रहा है, तो तुम उसको ज़रूर पूछो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जितना बेहतर से बेहतर जवाब हो सके वो दें। अगर वोकली जवाब दिया जा सकेगा तो साउंड रिकॉर्ड करके भेजेंगे। अगर रिटर्न जवाब दिया जा सकेगा तो लिख कर भेजेंगे। पर अगर इन दोनों से संभव नहीं है, हमें वीडियोस बनाने पड़े उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग वीडियो बना करके भी तुम लोगों को भेजेंगे। तो अच्छे से देखते रहो बेटा वीडियो क्लासेस और पढ़ते रहो। थैंक यू।